हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान से भूगोल का पाठ 5 लेकर के आए हैं। तो देखते हैं, इस पाठ 5 की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। पता है, हैबर अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। मतलब किसी गांव से आया वो बच्चा है। वो देख रहा है कि यहाँ पर लोग किसी अजीब सी चीज़ में आ जा रहे हैं, तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज तक कुछ इस प्रकार के साधन संसाधन नहीं देखे हैं। तो अपने पिताजी से बात करता है कि जो ये घर हैं, ये हमारे घर की तरह, जैसे यहाँ पे घर चल रहे हैं, ऐसे हमारे लोगों के घर क्यों नहीं चलते हैं। तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि ये घर नहीं है, बल्कि ये बसें हैं, गाड़ियाँ हैं। ये हमारे घरों की तरह ईंट पत्थरों की नहीं बनी है, बल्कि ये किसी न किसी खनिज से बनी हुई है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपको यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि जो खनिज हैं, इन खनिज पदार्थों से या धातुओं से हमारी रेलगाड़ियाँ, हमारी बसें, हमारे ट्रैक्टर, हमारे ट्रक, या हमारी जो ईंट हैं, ये हमारे पत्थर हैं, ये सब किसी न किसी खनिज से बने हुए हैं। और इन्हें चलाने के लिए भी किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें स्वचालित नहीं होते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो आप बच्चों, आप सबको पता है कि रोज़ाना हम अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अब साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, हम बस, हम ट्रक, हम रेल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना के जीवन में जैसे हमारे बर्तन हुए, ठीक, हमारी मशीनें हैं, और हमारी टीवी है, हमारा पंखे हैं, ये सब किसी न किसी खनिज या किसी न किसी धातु से बने हुए हैं। आपने पढ़ा कि भूपर्पटी, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो ये सच है, जो हमारी भूपर्पटी है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। तो बहुत सारे खनिज हमारे पाए तो जाते हैं, लेकिन हम उनको उसी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। उन खनिजों का शोधन करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ से बहुत सारी धातुओं की प्राप्ति होती है, जिनसे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिज से बने हैं। तो हम सब ने पता है कि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सुई से लेकर के जहाज तक बताया, ये मतलब एक उदाहरण दिया है। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें किसी न किसी खनिज से बनी हुई हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें, सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, सभी खनिजों से निर्मित है। आप सबने पता है, ये धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, ये सारी चीज़ें खनिजों से निर्मित है तो स्वचालित है। नहीं, ये स्वचालित नहीं, इन्हें चलाने के लिए भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। और उस चीज़ की प्राप्ति भी हमें कहाँ से होती है? इन्हीं ज़मीन के अंदर जो हमारे खनिज हैं, उन्हीं से। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। तो हम सबको पता है, हमारे दाल, चावल, रोटी, गेहूँ, सब्जियाँ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें भी कोई न कोई खनिज होता है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्था में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। तो हमने ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि प्रत्येक चीज़ हमारी किसी न किसी खनिज चीज़ से बनी हुई है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। उज्ज्वल मुस्कान, क्योंकि जो हमारे दंत मंजन होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, और उन खनिजों के कारण ही हमारे दांत हमेशा मोतियों जैसे चमकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, देखते हैं जरा। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का मिश्रण क्या होता है, ये हमारे दांतों को साफ करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। मतलब हमारे दंत मंजन में जो हमारा टूथ पेस्ट होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो ये दांत, जो हमारी हड्डियां हैं, मतलब दांत एक हड्डियों का ही एक रूप है, तो ये इनको गलने से रोकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ हड्डियाँ ऐसी, मतलब लोगों की हड्डियाँ ऐसी होती है कि जो गलने लगती हैं। तो कई बार हम अच्छे टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे दांत इतनी जल्दी गलते नहीं हैं या टूटते नहीं हैं। आगे क्या है, बताया गया कि जो कि यहाँ पे एक बात और, कि अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, एल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। जिन दंत मंजनों की वजह से हमारे दांत चमकते रहते हैं, मोती जैसे, जिनसे हमारी मुस्कान अच्छी बनती है, उनमें अभ्रक होता है, उनका कारण अभ्रक है। टूथपेस्ट व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। जो हमारे टूथ ब्रश होते हैं,
या जो हमारी टूथपेस्ट की जो ऊपरी कवर होता है जिसमें मंजन हमारा रखा होता है, वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें पेट्रोलियम के द्वारा निष्कर्षित प्लास्टिक से मिलता है। अब यह बताइए ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ज़रा ध्यान से सोचिए और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। तो आप बता सकते हैं। तो इसमें कांच भी होता है, तांबा भी होता है, एल्यूमिनियम का पीछे ढक्कन भी होता है, और इसमें जो गैसें भरी जाती हैं, इसके अलावा भी जो भी क्या है, सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। ये सच है, जो भी चीज़ें सजीव हैं सबको खनिज की आवश्यकता होती है। कैसे? खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। ठीक है, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में, उसमें कितना प्रतिशत है? केवल 0.3%। लेकिन उस 0.3% के बिना जो 99.7% है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे लिए खनिज कितने महत्वपूर्ण हैं आप इस बात से समझ गए होंगे। खनिज हैं क्या? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। मतलब जो हमारे खनिज हैं ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर बनते हैं और इनके लिए बहुत अधिक क्या कहेंगे, रासायनिक भौतिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ये हमें प्राप्त होते हैं। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे बताया गया कि कठोर हीरा से लेकर के चूना पत्थर तक। ठीक है, एक सेलखड़ी की चट्टान आती है जिससे हम अपना पाउडर बनाते हैं जो हमारे चेहरे पे लगाया जाता है, वो भी क्या है? एक खनिज है। तो इनमें इतनी विविधता क्यों है? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी चट्टानें हैं जो कई खनिजों के मिलने से या चट्टानों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो कुछ चट्टानें जैसे हमारी चूना पत्थर है तो केवल उसमें चूना ही पाया जाता है, कुछ और नहीं पाया जाता है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। जो खनिज मतलब उसमें पता है हमको कि कौन कौन से तत्व पाए जा सकते हैं, या जब हम निष्कर्षण करते हैं तो उनके तत्वों की जानकारी हमें होती है। तो ये ऐसा उनमें विभिन्न प्रकार के खनिज एक साथ में कैसे मिल जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। जो कि जो हमारी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी के अंदर कितने ताप पर कौन सी चीज़ निर्मित हो रही है, यह उसके रंग, रूप और उसकी चमक, घनत्व आदि में परिवर्तन देता है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो कौन सा, किसका क्या रंग है, किसकी क्या कठोरता है, चमक क्या है, घनत्व क्या है, इसी आधार पर खनिजों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो खनिजों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया है। यहाँ पे बताया गया खनिज धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो खनिज जो धात्विक हैं इसके भी 3 भाग हैं, लौह है, अलौह है और बहुमूल्य खनिज। अधात्विक में ऐसी चीज़ें जिनमें कोई धातु नहीं होती, और ऊर्जा खनिज जिनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका देखते हैं जरा। धात्विक में लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोह, लौह, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। अधात्विक में जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता व बॉक्साइड। और बहुमूल्य खनिज आपके हीरा, चांदी, सोना और प्लेटिनम वगैरह। अधात्विक अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर और संगमरमर और बलुआ पत्थर। और ऊर्जा तो आपने पता है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो खनिज पाए कहाँ जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। क्या है, जो खनिज हमको मिलते हैं वो किसी न किसी तरह की अशुद्धि, अयस्क मतलब अशुद्धियों के साथ होते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण, जब हम खनिज का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारे अयस्क प्राप्त होते हैं और उन्हीं अयस्कों के मिश्रण का ये परिणाम होते हैं। और जो ये अयस्क शब्द का प्रयोग होता है, जो अन्य चीज़ें इसमें मिली होती हैं, इसीलिए इसको हम अयस्क कहते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। हम यहाँ पे बात हो रही है कि हम किसी भी खनिज की खुदाई करें और उस खुदाई में जब हमको पर्याप्त मात्रा में खनिज की प्राप्ति हो, तभी तो उस खुदाई का आर्थिक महत्व है, अन्यथा उस खुदाई का कोई मतलब नहीं बनता। भाई हमने बहुत सारा पैसा धन लगाकर खुदाई करी और खुदाई करने के बाद हमें उतना पर्याप्त मात्रा में खनिज की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या हमें उसका कोई लाभ मिलने वाला है? कोई नहीं।
खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जिस खनिज की खुदाई हम कर रहे हैं उसका निर्माण कितने समय पूर्व, अगर अधिक समय पूर्व हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खनिज प्राप्त कर पाएंगे, और अगर उसका निर्माण कम समय से पहले हुआ होगा तो उसमें ज़्यादा खनिज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। तो अब हम ये बात समझें कि इन खनिजों की प्राप्ति हमको होती कहाँ से है, या किन शैलों से कौन से खनिज हमको मिलते हैं। का आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। तो हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो इन आग्नेय चट्टानों या कायांतरित चट्टानों में जो खनिज हमको प्राप्त होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं, उन दरारों में जो हमारा लावा है, जो मैग्मा है, वो पिघला हुआ मैग्मा लावा जब इन दरारों में घुसता है और जब चट्टानें ठंडी होती हैं या जो ये लावा मैग्मा ठंडा होता है तो वो किसी न किसी खनिज के रूप में हमको प्राप्त होता है। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जहाँ छोटी छोटी दरारें होंगी वहाँ जो लावा घुसेगा वो छोटे टुकड़ों में मिलेगा, और जब किसी चट्टान के बीच में या किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा स्पेस है तो उनमें जब वो लावा घुसेगा तो एक परत के रूप में जमा हो जाता है। जब ये इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। क्या होता है, जब ये हमारे जो खनिज हैं इनका निर्माण तभी होगा जब ये तरल अवस्था में होंगे और किसी न किसी शैल के बीच में जाकर के ये फंस जाएंगे, दब जाएंगे। ठंडे होने के बाद हम इन्हें खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। इस दौरान हम किन चीज़ों को प्राप्त करते हैं? जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इसी प्रकार की शिराओं में प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इस प्रकार के जो धात्विक खनिज हैं ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमको आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों से के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। बहुत सारे खनिज हमारे ऐसे हैं जो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? ये जो हमारा नदियों के द्वारा जो टूट फूट भ्रंश होता है या कूड़ा कचरा बहुत लंबे समय तक इकट्ठा रहता है तो वो किसी न किसी खनिज के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब लाखों करोड़ों वर्ष तक जमा रहेगा तब। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं अपने यहाँ, जैसे हम लोग अपने घरों में अपने जानवरों का गोबर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण है, एक जनरल सा उदाहरण है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसको जब हम जमा करते रहते हैं लंबे समय तक, साल 2 साल जमा करते रहते हैं, तो वर्तमान की स्थिति में और साल 2 साल पुरानी जमा किए हुए अवसाद में काफ़ी परिवर्तन होता है। उसमें ताप भी अधिक होता है और गर्मी की वजह से उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो चुका होता है। तो ये हमारे अवसादी चट्टानों में, और क्या होता है, इनका जो परिणाम क्या होता है, कोयला जैसे जो पदार्थ हैं या कोयला जैसे जो खनिज है इनका निर्माण ऐसे स्थानों पर होता है और ये लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव के कारण जो कोयले का निर्माण है, इसी तरह से बहुत अधिक गर्मी के दौरान जब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में इस प्रकार का अवसाद जमा होगा और जब इस पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ेगा या दबाव पड़ेगा या बहुत अधिक ऊष्मा होगी उस क्षेत्र में, तब कोयले जैसे खनिज का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आगे देखते हैं गा, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। तो एक और अन्य विधि बताई है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अपघटन मतलब टूट फूट। तो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात, जैसे जो चट्टानें हैं उनमें जो निकलने वाला पदार्थ होता है वो निकल जाता है, उसके पश्चात अयस्क के साथ में जो अवशिष्ट चट्टान रह जाती है, बॉक्साइट जैसी जो धातु है वो इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती है। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जो पहाड़ियाँ हैं उनके आधार मतलब जो एकदम तल होता है, इन्हें जो है हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। क्या होता है, पहाड़ियों पे या नदियों के द्वारा जो जल बहा के लाया जाता है उनकी जो चट्टानें जो निचला स्तर होता है जिसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं, तो यहाँ पर वो खनिज पाए जाते हैं
जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जल के द्वारा वो निकलते नहीं हैं। इनमें सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम है। अगला है महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश के व्यापक रूप में विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। एक बार फिर से देख लेते हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, क्या है कि महासागरीय जल में जो हमारे खनिज, जैसे हमने देखा आपका पेट्रोलियम, ठीक है, इसमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। क्या है कि हम इनका बहुत ज़्यादा निष्कर्षण नहीं कर पाते, इसलिए आर्थिक रूप से हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं प्रदान करते हैं। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं, प्राप्त होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में, जो महासागरीय तली है मतलब महासागर का जो तल है, जो एकदम सबसे निचला भाग है, वहाँ पर मैग्नीज बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे एक तथ्य दिया गया है, रेड होल, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। तो आप सबको पता है कि जो भी खनन का काम है राष्ट्रीयकृत है, राष्ट्र की संपदा है। जब तक सरकारी परमिशन नहीं होगी तब तक आप खनन का कार्य, खुदाई का कार्य नहीं करा सकते। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत या समुदायों को प्राप्त है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ जो खनिजों का स्वामित्व है वो व्यक्तिगत लोगों को जाता है, समुदायों को जाता है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र है चूँकि, तो यहाँ पर बहुत सारे खनिजों की मात्रा भी है। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। क्या है, जोवाई और चेरापूंजी में जो कोयले की खुदाई है, ये चूँकि सामुदायिक लोग, अपने परिवार के लोग ही करते हैं, तो एक पतली सी सुरंग खोद लेते हैं और उसी पतली सी सुरंग के माध्यम से इसकी खुदाई शुरू हो जाती है और परिवार के लोग ही, चूँकि इस तरह की जो खुदाई है इसमें ये लोग बच्चों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि पतली सुरंग होती है और बच्चे उस सुरंग में आराम से जा सकते हैं, तो इसमें जो है इसीलिए इसको रेड होल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि एक संकीर्ण सुरंग होती है जिसके माध्यम से खुदाई होती है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसे रोका जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि ये खतरा कैसे हो सकता है, किन परिस्थितियों, मतलब कि खुदाई पीछे से तो पूरा एकदम पतला सा वो होता है, सुरंग होती है और उसमें एक लोग ही जा सकते हैं और एक लोग ही वापस आ सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी ये खदानें बैठती हैं, जब भी खदानों में कोई पानी भर जाए, जल भरा हो जाए या कुछ भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती, तो लोग निकल नहीं पाते। इसलिए इसको अवैध घोषित किया गया है कि इस प्रकार की खुदाई नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं और इसका दूसरा भाग लेकर के हम फिर से आएंगे। पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।